मैं अपने बारे में बता दूं कि दस्तक से मैं डायरेक्ट सीधा जुड़ा हुआ नहीं हूं, लेकिन भोपाल में जब मैं था 2000 ईस्वी में, तो उस समय मैं दस्तक के बारे में सुनता था और कुछ दिन में मुझे वहां रहने का मौका मिला, तो दस्तक के बारे में जाना और ज़्यादा तो नहीं जान पाया लेकिन थोड़ा बहुत जानने का मौका लगा था। तो उस समय में ये बहुत ही इनिशियल स्टेज में था, नेसेंट स्टेज में था और वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ा। दस्तक को संरक्षण देने के लिए और उसका मार्गदर्शन करने के लिए पशुपति जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अखिलेश पुलिस सेवा में था। अब पुलिस सेवा से रिज़ाइन करके मैं कॉलेज सेवा में एज अ शिक्षक पटना साइंस कॉलेज में ज्वाइन किया हूँ और ये मेरा पसंदीदा फील्ड था कि बच्चों के साथ इंटरेक्ट करूँ, तो इसलिए मैंने पुलिस की नौकरी छोड़कर शिक्षण क्षेत्र में आया हूँ। मुझे अपना चॉइस का काम मिला है और मैं इसको काफ़ी आज के डेट में एंजॉय कर रहा हूँ और अपने बेहतर से बेहतर यूज़ कर रहा हूँ और समाज के लिए कुछ और ज़्यादा करने की इच्छा है। इस सिलसिले में मैं बच्चों में जुड़े हुए बच्चे हैं कि बच्चों, तुम लोगों के ऊपर आज के समय में तुम्हारे पास बहुत सारे उन डिस्ट्रैक्शन से तुम्हें अपने आप को बचाना है। अभी के समय में जितने गैजेट्स हैं वो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है बच्चों के लिए। हम लोग के टाइम में इतने गैजेट्स नहीं हुआ करते थे, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, इन चीज़ों से हम लोग बहुत दूर दूर थे, दूर के पास ये संसाधन नहीं थे। तो ये सारे संसाधन जो आज बच्चों का ध्यान खींच रहे हैं, तो हम लोगों के टाइम में ऐसा ध्यान खींचने वाले लोग नहीं थे। दूसरी बात कि हम लोगों के टाइम में जॉइंट फैमिली था और हमें बहुत सारे लोगों का प्यार मिलता था। आज आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है, आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बहुत कम लोगों से मिलना जुलना रहता है। तो ऐसी स्थिति में आप लोगों के ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां हैं कि कैसे आप लोग इन चीज़ों से अपने आप को बचा सकें। और इसी सिलसिले में जो ये बाल दस्तक शुरू हुआ है, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस माध्यम से बच्चे दूसरे बच्चों से भी जुड़ पाएंगे, उनको सुन पाएंगे, उनकी प्रतिभा को देख पाएंगे। तो बच्चों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग निरंतर अपने प्रतिभा को निखारने में अपना समय व्यतीत करें और कुछ चीज़ों से जो चीज़ें अगर आपके अभिभावक बोलते हैं कि अच्छी नहीं है, तो उनको आप अपने स्तर पर परखिए। अगर आपके अभिभावक बोलते हैं कि जंक फूड अच्छा नहीं है, तो आप अपने स्तर पे इसको परखिए। आप जाइए, गूगल कीजिए क्या जंक फूड है या नहीं है, आपको जवाब मिलेगा। जैसा जवाब मिलेगा वैसा आप करिएगा। अगर आपके अभिभावक बोलते हैं कि सुबह जगो, अगर आपको लगता है कि नहीं सुबह नहीं जगना चाहिए मुझे, तो आप गूगल कीजिए कि सुबह जगना अच्छा है या नहीं, तो आपको आंसर मिलेगा और जैसा आंसर मिलेगा वैसा कीजिएगा। अगर आपके अभिभावक बोलते हैं कि सुबह उठ के एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, योग करो, मेडिटेशन करो, अच्छे भोजन लो, पानी पियो, तो अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरे गार्जियन गलत बोल रहे हैं, तो आपके पास संसाधन हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए अलग अलग जगहों से और उस अनुरूप अगर आपको लगता है कि ये सही है तो वैसा कीजिए। ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं तो मतलब यूजुअली क्या होता है कि बच्चों को लगता है कि हमारे गार्जियन सही नहीं बोल रहे हैं और उनको लगता है कि मेरे ऊपर नाहक प्रेशर बनाया जा रहा है। दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कैरियर के मामले में, कि अभी बहुत सारे बच्चे कैरियर सिलेक्शन के फेज में होंगे, कुछ छोटे बच्चे होंगे, कुछ थोड़ा बड़े बच्चे होंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 के। तो उन लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप अपना चॉइस का करियर सेलेक्ट कीजिए, लेकिन चॉइस में एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे इस कैरियर से समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति मतलब जो सबसे नीडी व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा परेशानियों में है, तो उनको आपके इस करियर से कितना लाभ हो पाएगा, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। केवल अपने मौज मस्ती के हिसाब से करियर नहीं सेलेक्ट करना है, थोड़ा इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि आप उसका सोसाइटी में कितना रिटर्न दे सकेंगे, आपके इस करियर के माध्यम से कितने लोग प्रभावित हो पाएंगे और उनके जीवन में क्या असर पड़ेगा, देश के ऊपर आपके करियर का क्या असर पड़ेगा, समाज के ऊपर क्या पड़ेगा, एज अ होल मानवता के ऊपर आपके करियर का क्या असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों का भी आकलन कीजिएगा। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आप अपने शिक्षकों के माध्यम से, अपने अभिभावकों के माध्यम से या अपने रिश्तेदारों के माध्यम से इन चीज़ों को डिस्कस कीजिए, तो बहुत सारी चीज़ें खुल के आएंगी। और मैं बच्चों से यह भी कहना चाहता हूँ
कि आप अपने अभिभावकों से, अपने सराउंडिंग के लोगों से अपनी बात बताइए, मन में कुछ मत रखिए। जो आपको लगता है कि हमको कोई व्यक्ति ज़रूर होगा आपके संपर्क में जिनसे आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, अपनी मन की बात को रख सकते हैं, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए, निसंकोच शेयर कीजिए और आपको उससे बहुत लाभ होगा। आपके अंदर के कन्फ्यूजन्स दूर होंगे, आपके अंदर जो डायलेमा चलता रहता है या आपके ऊपर जो भी मेंटल प्रेशर हो वो रिलीज कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इन छोटी छोटी बातों को आप अमल में लाएंगे, अपने चॉइस के और अपने स्किल डेवलपमेंट में भी आप योगदान कर, पढ़ाई के अलावे आप अदर जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं उनमें भी ज़रूर इन्वॉल्व होइएगा। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, उसमें ज़रूर इन्वॉल्व होइएगा। मुझे याद है, मैं यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम लोग नवोदय जैसे संस्थान से पढ़े हैं जहाँ शुरुआती दौर में हम लोगों का टेम्परेरी बिल्डिंग में स्कूल चलता था और वहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी थी। तब उन दिनों मैं देखता था कि पशुपति को नाटक करने का बहुत शौक़ था और भी रवि भूषण भारतीय जो अभी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं देखा नज़दीक से कि बिना स्टेज के चौकी का जो पल्ला होता है उसको जोड़ के वो स्टेज बना लेते थे और बेडशीट हुआ करता था हम लोगों का, बेडशीट को जोड़ करके वो पर्दा बना लेते थे। और जो हमारे पास बहुत कम संसाधन थे उस समय में, हम लोग भी जो थे वो हम लोग ज़्यादा संसाधनपूर्ण व्यक्ति नहीं थे, हमारे पास ड्रेसेस नहीं हुआ करता था, लेकिन जो भी अवेलेबल था उसमें हम लोग बहुत बेहतरीन नाटक किया करते थे। एक बार हमें याद है जब हमारे डीएम साहब आए थे स्कूल में, कोई 15 अगस्त या 26 जनवरी ऐसा कुछ रहा होगा, तो जब उन्होंने देखा कि बच्चे बेड के तख्ता से, पलंग के तख्ता से जोड़ करके वो स्टेज बना लिए हैं और स्टेज बनाने के साथ वो बेडशीट को जोड़कर पर्दा बना लिए हैं, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ। और मुझे लगता है रामसेवक शर्मा थे शायद डीएम उस समय में, तो वो बहुत खुश हुए और तुरंत मतलब हमारे प्रिंसिपल को बोले कि सर मैं यहाँ स्टेज बनवा देता हूँ, पर्दा बनवा देता हूँ। और उनके सहयोग से हमारा जो ओपन फील्ड था वहाँ एक चबूतरा पर्दा स्टेज बना और वो पर्दा हम लोगों को दिए। और उसके बाद तो बहुत फिर सिलसिला चल निकला, जो आप देखते हैं कि पशुपति जैसे लोग नाटक में कितना अच्छा नाटक कर चुके हैं। रवि भूषण वो जा चुके हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और भी कई इस तरह के नाम हैं जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो लोग एक्सप्लोर किए अपने आप को। तो मेरा ये कहना है कि जैसे हमको याद है उन दिनों में पुष्यमित्र है हमारे मित्र, जो अक्सर लाइब्रेरी में बैठ के किताब पढ़ता रहता था, तो हम लोग उसको बोलते थे कि तुम क्या करते रहते हो इधर, लेकिन आज दिख रहा है मुझे कि वो इतनी किताबें पढ़ा कि आज वो किताबें लिखने का सिलसिला जारी कर चुका है। तो बच्चों, मैं पुनः आप लोग कि आप लोग जो है अपने जो मैं अभी बोला हूँ, जो मैं अभी सलाह दिया हूँ, जो आपसे डिस्कस किया हूँ, तो आप उस पर अमल कीजिएगा। और आप अपने अभिभावकों से मेरा नंबर ले सकते हैं और आप लोगों के मन मुझे कॉल कीजिएगा कि और मैं आपसे शेयर करूंगा, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा कैरियर मार्गदर्शन को लेकर के या अन्य किसी बात को लेकर के। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो रहा है तो उस स्थिति में भी मैं आपके सहयोग के लिए खड़े रहूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप ज़रूर हमारी सेवा ले पाएंगे और मुझे आप अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करेंगे। तो इसी सिलसिले में मैं अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए नीलू को बोलूँगा कि एक वो कविता सुनाए। बेटा सोहम अखिल आप लोगों को एक कविता सुनाएगा, फिर साक्षी कुछ गिटार पे अपना हाथ फेर के आप लोगों को दिखाएगी। तो ये कुछ सिलसिला अभी 15-20 मिनट चलेगा, आप लोग बने रहिए। तो नीलू आप आएँ और कविता सुनाएं। दस्तक का बाल दस्तक एक बहुत ही अच्छी पहल है जिससे कि बच्चे आर्ट एंड कल्चर से जुड़ेंगे, क्योंकि इस वर्चुअल दुनिया में जब बच्चे मोबाइल से ज़्यादा जुड़ गए हैं, वहाँ आर्ट और कल्चर से उनको जोड़ना। और अभी जब अगर स्कूल खुले रहते बच्चों के, तो बच्चे या तो नानी दादी के यहाँ छुट्टियों में जाते घर, या किसी रिलेटिव के यहाँ जाते, या कुछ क्लासेस ज्वाइन करते। लेकिन अभी सब कुछ लॉकडाउन में चूँकि बंद है, तो हमारे बच्चे हमारी क्लास ले रहे हैं। ऐसे में आपने हम पर उपकार ही किया है ये बाल दस्तक शुरू करके, कम से कम बच्चे इंगेज हुए हैं इसी बहाने। तो मैं अपने दोनों बच्चों के साथ प्रस्तुत हूँ। मैं और मेरा बेटा दोनों आपको आज कविता सुनाएंगे।
लेकिन हम लोगों ने थोड़ा पार्ट अपना चेंज कर लिया है। मैं बच्चों के लिए कविता सुनाऊंगी और मेरा बेटा बड़ों के लिए कविता सुनाएगा। तो मैं पहले एक कविता सुनाती हूँ। ये कविता मैंने 1 या 2 क्लास में पढ़ी है और अब तक मुझे याद है। मैंने गूगल बाबा से इसके लेखक का पता करना चाहा, लेकिन मुझे पता नहीं चला कौन है, लेकिन मुझे कविता पता नहीं क्यों अब तक याद है। मैं सुनाती हूँ। हंसो जरूर, हंसाओ सबको, बड़ी चीज़ है हंसना, और हंसना समझो पंख में फंसना। हंस हंस कली फूल बन जाती, तुम भी हंस खिल जाओ। हंस हंस कली फूल बन जाती, तुम भी हंस खिल जाओ। कली समान सुगंध उड़ाकर सबका मन बहलाओ। हंस हंस चंदा पूरा होकर कर देता उजियारा, तुम भी हंस खिल पूरे होकर कर दो जग उजियारा, कर दो जग उजियारा। अब मैं सोहम से कहती हूँ आपको कविता सुनाएगा, उसके बाद फिर मैं एक आपको हाथ से कविता सुनाऊंगी। मेरा नाम सोहम अखिल है। मैं क्लास 6 में पढ़ता हूँ सेंट माइकल्स हाई स्कूल में, यहाँ पटना में। तो मेरी कविता का शीर्षक है मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ। इसके कवि हैं श्री गोपाल दास नीरज। तो मैं आपको अभी कविता सुनाता हूँ। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। हैं फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते, मरुस्थल पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते। सच कहता हूँ जब मुश्किलें न होती हैं, तब मेरे पग चलने में भी शर्माते। मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे तुम पथ के कण कण को तूफान करो। मैं तूफानों में चलने का मंजिल आसान करो। अंगान अधर पे धर्म में मुस्काया हूँ, मैं मरघट से जिंदगी को बुला के लाया हूँ। आँख मिचौनी खेल चला किस्मत से, 100 बार मृत्यु के गले चूमाया हूँ। है नहीं स्वीकार दया अपनी भी, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मुझ पर कोई एहसान करो। श्रम के जल से राह सदा सिंचती है, गति की मशाल आंधी में ही हंसती है। शोले का होता है, मंजिल की मांग लहू से ही सजती है। पग में गति आती है छाले छिलने से, तुम पग पग पर जलती चट्टान धरो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। फूलों से जग आसान नहीं होता, रुकने से पग गतिवान नहीं होता। है अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी, है नाश जहाँ निर्माण वही होता है। मैं बसा सकूं नव स्वर्ग धरा पर जिससे तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। मैं पंथी तूफानों में राह बनाता, मेरे दुनिया से केवल इतना नाता। वह रोकती मुझे अवरोध बिछाकर, मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता। मैं ठुकरा सकूं तुम्हें भी हंसकर जिससे तुम मेरा मनमानस पाषाण करो। मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ, तुम मत मेरी मंजिल आसान करो। धन्यवाद। अब नीलू दूसरी कविता सुनाएंगे आप लोगों को। बच्चों के लिए एक कविता सुनाती हूँ, हास्य कविता। बच्चे, गप्पू मल की एक कविता है। गप्पू मल थे एक गपोड़ी, खाई झटपट 3 कचौड़ी। एक कचौड़ी मीठी मीठी, एक कचौड़ी बिल्कुल फीकी, लेकिन एक कचौड़ी तीखी थी भैया वह इतनी तीखी। भागे भागे गप्पू भागे सबसे आगे, चले मगर कुछ राह न दिखी। रास्ते में मोटर की पीपी अटक अटक
कर वे चलते थे, कंधे झटक झटक चलते थे। तभी भटकता आया हाथी, तभी भटकता आया हाथी, गप्पू मल पर लात चला दी। गप्पू गिरे एक खाई में, चंदा दिखा जी परछाई में। बस चंदा तक दौड़ लगा दी, दुनिया अपनी बस चंदा तक दौड़ लगा दी, दुनिया अपनी वहीं बसा दी। अब चंदा पर गप्पू मल है, अब चंदा पर गप्पू मल है, बुनते वही मलमल हैं, बुनते वही मलमल हैं। कभी कभी जब अकुलाते हैं, कूद जमी पर आ जाते हैं, कभी कभी जब अकुलाते हैं, कूद जमी पर आ जाते हैं। गप्पे खूब सुना जाते हैं, चंद्र बिहारी कहलाते हैं। और क्या, और चांद पर बस जाने का न्योता हमको दे जाते हैं। आप भी चलिएगा तो अगली बार मैं आपको ले चलूँगी। और चांद पर बस जाने का न्योता हमको दे जाते हैं। गप्पू मल थे अजब गपोड़ी, अब न खाते कभी कचौड़ी। ओके, थैंक यू। अब साक्षी आपको गिटार सुनाएगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम साक्षी है। मैं अभी लिटरा वाली से मैंने अपना बोर्ड्स दिया है 12th का। तो ऐसे तो मेरी प्रैक्टिस नहीं हो रही थी एग्ज़ाम के कारण, लेकिन जितना याद है आई ट्राई माई बेस्ट। जोर से थोड़ा बोलो। मार देना जोर से। थैंक यू। मुझे लगता है कि आप सबों को पसंद आया होगा पूरा लाइव सेशन। और
आगे भी इस तरह का सिलसिला जारी रहे। और पुनः मैं ये बाल दस्तक के सूत्रधार जयंत और मोहन जी और इंदु को बहुत बहुत धन्यवाद, और पशुपति और जितने भी उस समय अभिषेक हैं, जयंत हैं, पुष्पमित्र हैं, जो लोग उसमें, मनीष मनोहर, इन सबों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बाशु को धन्यवाद, और बाकी नए बाल दस्तक के सदस्य और देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।